ओके सर, चलो अभी जो हम देख रहे थे, हम देख रहे थे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ग्रुप्स एंड ऑल। फिर आपके पास बात आती है कि हाउ पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव। अब दो तरह की चीजें देखो, एक है हाउ पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव और एक है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे और कितने पॉलीमॉर्फिज्म है, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई किया जाए, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को हम यूज करते हैं, कोड करते हैं, और कितने टाइप के हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं जजाकल्लाह। अब जब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म हमने किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने के तीन तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका आता है आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग। अब मुझे आपसे यहाँ पे ये पूछना है कि ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं, क्या चीज होती है ओवरलोडिंग। फिर है दूसरा आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग, और फिर तीसरी चीज है आपके पास बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। तो क्या चीज है आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग। जी सकलैन। मोहसिन, आमिर, किसी को तो पता होगा ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग क्या चीज होती है। किस भला का नाम है इस ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का। सर अभी जहन में नहीं है, आपने बताया था। चलो इतना याद है कि बताया था। जी सर, आपने टेस्ट भी लिया था इसका। अगर है थोड़ा बहुत याद है तो मैं तो समझा बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही तरह की चीज एक से ज्यादा मौजूद हो, सही है, वो कहलाता है ओवरलोडिंग। जैसे एक छोटी सी जगह में आपने एक से ज्यादा सेम चीजें वहां पर भरना शुरू कर दी, या आपने चीज को भरमार कर दी। ओवरराइडिंग क्या होता है, उसी चीज के ऊपर आप दोबारा से वही फाइल या उसी चीज के ऊपर आप कोई नई वैल्यू लिख दो, वो कहलाता है आपका ओवरराइडिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि a इक्वल्स टू 5, और फिर कहीं आपने कोडिंग में नीचे जाके एक दफा और लिख दिया a इक्वल्स टू 6। तो उस a इक्वल्स टू 6 को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके a की जो वैल्यू होगी वो 5 नहीं रहेगी। जब आप नीचे जाओगे a की वैल्यू चेक करोगे तो वो आपको a की वैल्यू 6 शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने क्या करा है, वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। ओवरलोडिंग क्या होता है, आपने एक ही जगह पर एक ही मेथड के बहुत सारी चीजें यूज करी, एक ही नाम की आपने बहुत सारी चीजें यूज की, लेकिन उसके अंदर चीजें चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक स्लाइड है आपके पास, लेक्चर 11 लिखा हुआ है, CS103 हुक्स लेक्चर 11, ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है। मैं इसी की पीपीटी, इसी की वर्ड फाइल बना दूं, सेम नाम, सेम अंदर सारी चीजें सब कुछ, बस सिर्फ क्या है फॉर्मेट अलग है। तो ये कहलाएगा मेरे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। मैंने एक ही या मैंने फंक्शन जो था, जो काम परफॉर्म हो रहा था, जो टास्क था, अब इसका टास्क क्या है कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म और इन चीजों के बारे में बता रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में बता रहा है। हमने उसी को ओवरलोड कर दिया कि उसी की बहुत सारी चीजें एक जगह पे लिए। फिर बाइंडिंग आता है, बाइंडिंग से मुराद है कि किस तरह से बाइंड करते हो, मिलाते हो, जोड़ते हो। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीकों का होता है। जब पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स है, सबसे पहली आती है आपके पास स्टैटिक, सेकेंड वन इज डायनेमिक। बहुत सारे लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन जानते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो कोई प्रोग्राम, तो उस वक्त जो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट होती है उसके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, ये कहलाती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग। कंपाइल टाइम से मुराद क्या है, जो आप अपना प्रोग्राम को रन करते हो तो दो काम होते हैं। एक, आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, दूसरा आपका प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये दूसरा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। व्हेन वी से कंपाइल, कंपाइल से मुराद ये है कि जैसे आपने जो लाइब्रेरीज ली हैं, जो आपने डिफरेंट मेथड्स यूज करे हैं,
जो आपके प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, तो वो एक बात बनाता है पूरा प्रोग्राम कि यार इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। वो चीजों को कंपाइल करके एक स्टैक में एक जगह पे रख लेता है, फिर उसके बाद उसको रन किया जाता है, उसके बाद उसको पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपका पेपर है, लेट्स से कि कल आपका पेपर होने वाला है और अभी आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है। आप सबसे पहले क्या करते हो, जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या जितनी भी इस तरह की दूसरी चीजें हैं, आप उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हो। सही है। अब आपने सारी चीजें इकट्ठा तो कर ली, लेकिन जो चीजें आपने इकट्ठा की हैं वो तरतीब में नहीं है। आप क्या करते हो, चैप्टर 1 की सारी चीजें चैप्टर 1 की तरफ कर देते हो, चैप्टर 2 को अलग निकाल देते हो, 3 को अलग कर देते हो, 4 5 6 7 को अलग अलग करके रख देते हो कि यार ये जो मटेरियल है ये चैप्टर 1 का है, ये मटेरियल चैप्टर 1 का है, ये 2 का है, ये 5 का है, फिर ये चैप्टर 1 का है, इस तरह से। तो ये जो आपने अभी एट बिफोर लर्निंग या याद करने से पहले का जो ये छोटा सा प्रोसेस होता है, ये कहलाता है आपका कंपाइल टाइम। आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, एक जगह पर मर्ज कर रहे हो, या कहो कि एक जगह पर आप अरेंज कर रहे हो। फिर आता है आपका रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म। वो पॉलीमॉर्फिज्म जो उसको एग्जीक्यूट करते हुए आप करते हो। जैसे अब आपने पढ़ाई शुरू करी, आपने कहा कि यार चैप्टर नंबर 1 तो आसान है, पहले चैप्टर नंबर 2 कर लेता हूँ। सही। दूसरे स्टूडेंट ने जब उसी उसी तरह का काम करते हुए उसको रन कर, उसने कहा यार 1 और 2 तो आसान है, पहले 3 याद कर लेता हूँ। तीसरे स्टूडेंट ने कहा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं पहले 1 ही याद कर लेता हूँ। तो ये अब इन द एंड सबका आउटपुट क्या होगा कि वो 1 2 3 तीनों चक्कर याद करेंगे। आउटपुट में वो तीनों चक्कर याद करेंगे, लेकिन क्या उन सबको पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, या तो वो सब पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन या रन टाइम का जो उनका पॉलीमॉर्फिज्म है कि पहले कोई क्या याद कर रहा है, पहले कोई क्या याद कर रहा है, उसके पर डिपेंड करता है। रन टाइम एग्जीक्यूशन को या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप कहते हो लेट बाइंडिंग, और डायनेमिक होता है ये। जो आपका कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये होता है कंपाइल टाइम, स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग। अब इन्हीं दो चीजों के बारे में कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक का मतलब होता है वो चीज जो लिखी हुई है, डायनेमिक वो होता है जो चीज घूम रही है, चल रही है, मूव हो रही है। स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, जैसा कि आपको बताया। फंक्शन जो होता है इसके अंदर वो होता है ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के वक्त पे ये पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर ये क्या करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में। ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग में क्या होता है, ऑपरेटर को ओवरलोड करता है, ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करता है, एक जगह पर लेकर आता है या चेक करता है कि यार प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई की जगह प्लस यूज कर लूँ तो क्या वो मेथड इजी है क्या नहीं। फिर आता है आपके पास डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर क्या है, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग रन टाइम मेंबर। ये रन टाइम के टाइम पे होता है। द मेंबर फंक्शन विच चेंज देयर बिहेवियर ड्यूरिंग रन टाइम कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। अब रन टाइम के टाइम पे अगर कोई फंक्शन अपने आप को चेंज करता है तो उसको वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया था कि ऐसा फंक्शन जिसको आउटपुट टाइम पे या यूजर टाइम पे आप चेंज कर सको, वो वर्चुअल फंक्शन कहलाता है। और क्योंकि ये एक जैसा नहीं होता, ये चेंज हो रहा होता है, इसीलिए इसको डायनेमिक बोला जा रहा है। स्टैटिक के अंदर चीज चेंज नहीं होती, चीज सेम रहती है। फिर ये आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बताया हुआ है। Here we have multiple definition for the same function name in the same scope. The definition of the function must differ from each other by the type and or the number of argument in the argument list. क्या बता रहा है आपको, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन जो है एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। मस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर, किस चीज में डिफर होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में या आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, चाहे भले से वो चीज सेम ही क्यों ना हो। बात क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपके पास प्रिंट है और यहाँ पे भी आपके पास प्रिंट है, लेकिन इसकी जो मेंबर है, ये जो अंदर वर्किंग कर रहा है,
ये दोनों चेंज है। यहाँ पे ये फ्लोट इंटीजर इसने फ्लोट लिया हुआ है, यहाँ पे इसने इंटीजर लिया हुआ है। जहाँ पे जो इसके पास वेरिएबल यूज हो रहा है लिस्ट के अंदर वो आई है, यहाँ पे क्या है एफ है। तो इसने क्या करा हुआ है, फंक्शन को ओवरलोड किया हुआ है। एक ही फंक्शन आपने बार बार यूज किया हुआ है, लेकिन क्या डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप से। फिर आता है आपके पास फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, आप एक ही फंक्शन के ऊपर पहले कुछ लिखते हो और फिर दोबारा से उसके ऊपर ही दूसरी चीज चढ़ा देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल किस तरह से अगर जनरलाइज आपको एग्जाम्पल दी है, हाँ इसकी डेली लाइफ के लिहाज से अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपके घर का पेंट खराब हो रहा है, लेट से किसी दीवार का पेंट खराब हो रहा है, ये एक जनरलाइज एग्जाम्पल है समझने के लिए सिर्फ कि ओवरराइडिंग क्या किसको है। अब वो जो पेंट खराब हो रहा है, आपने क्या करा, उस पेंट को सही करने के लिए आपने उसी के ऊपर से दूसरे कलर का कोई पेंट कर दिया। लेट से पहले आपके पास क्रीम कलर था, अब आपने ब्लू रंग का पेंट कर दिया उसके ऊपर। अब क्या है, जब भी कोई बंदा उसको देखेगा तो उसको वो क्रीम कलर का या जो किसी कलर था जो भी पेंट का वो नजर नहीं आएगा, उसको वो आखिरी वाला पेंट नजर आएगा जो सबसे लास्ट पे किया गया है, या जो एक और जो अभी अभी आपने परफॉर्म करा है उसके ऊपर। अब आपने क्या करा, उसी एक फंक्शन उसी एक दीवार के ऊपर पहले एक चीज हुई हुई थी, आपने उसी के ऊपर दूसरा कलर जो है ओवरराइड कर दिया। तो ये ओवरराइडिंग के अंदर क्या है, ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शन हैपन व्हेन वन क्लास इनहेरिट अनदर क्लास। ओवरराइड उस वक्त होता है जब कोई एक क्लास इनहेरिट करती है किसी दूसरी क्लास को। Here function of both classes have same name and there will be same parameter list and return type of function should be same। यहाँ पे सारी चीजें सेम होनी चाहिए, फंक्शन की टाइप, पैरामीटर लिस्ट, नेम, सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे प्रिंट है लेकिन इसके अंदर कोई चीज मौजूद नहीं, वैसे यहाँ पे भी प्रिंट है लेकिन इसके अंदर देखो कोई चीज मौजूद नहीं है। जैसे वहां पे आपके पास एक जगह पे इंटीजर था, एक जगह पे फ्लोट था, यहाँ पे कोई चीज मौजूद नहीं है। देन वी हैव अर्ली बाइंडिंग। क्या होती है हमारी अर्ली बाइंडिंग? इवेंट अकरिंग एट कंपाइल टाइम आर नोन एज अर्ली बाइंडिंग। वो इवेंट्स, वो काम, वो एग्जीक्यूशन जो कंपाइल टाइम के वक्त होती है वो कहलाती है आपकी अर्ली बाइंडिंग। In the process of early binding, all information which is required for a function call is known as compile time। अर्ली बाइंडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन जो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, जो किसी फंक्शन की वर्किंग के लिए, मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कोई लाइब्रेरी में फंक्शन ऐड करा है और उसको आपने नीचे कहीं कॉल करा है, जैसे आपने मैथ ऐड करा है और मैथ के कोई फंक्शन आपने नीचे कॉल करा हुआ है, एसक्यूआरटी कॉल करा हुआ है, पावर कॉल करा हुआ है, राउंड मिनिमम मैक्स, कुछ भी आपने कॉल करा हुआ है इस तरह की चीज, तो क्या होगा, एट अ टाइम ऑफ अर्ली बाइंडिंग वो क्या करेगा, उन कॉल्स को, जिन फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो उनके वेरिएबल को उधर लाइब्रेरी में जाकर जो सो रहे होंगे उनको उठा देगा कि भाई आपको कॉल की जाने वाली है, आप अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार रहो। एग्जाम्पल ऑफ अर्ली बाइंडिंग क्या है आपके पास, फंक्शन को कॉल करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरलोडेड फंक्शन कॉल एंड ओवरलोडेड ऑपरेटर, एग्जाम्पल गिवन है। फिर आता है आपके पास लेट बाइंडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। All the code is understood at the time of execution. All the code is understood at the time of execution. This is called late binding. As we know that late binding is performed by using the virtual function। दो पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए। जब आप कोड को रन करते हो, सही है, अगर अक्सर आपने देखा होगा कोड आपने रन करा लेकिन आपके पास एरर आ गई, वो एरर इस वजह से आता है क्योंकि अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग जो है वो आपके पास सही से एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आप चीजों को बाइंड करते हो, एक दूसरे से जोड़ते हो। इसके अंदर क्या होता है,
आपके कोड के हर पॉइंट को, हर लाइन को, हर सेंटेंस को प्रोग्राम समझना चाहता है। प्रोग्राम चाहता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कोड के अंदर मौजूद सारी चीजें उसको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ से उठानी है, कहाँ छोड़नी है, किस तरह से उसके ऊपर फंक्शन होगा, ये सारी चीजें। फिर ये आपसे बोलता है कि क्योंकि हमें पता है लेट बाइंडिंग जो है वो किसके ऊपर होती है, वर्चुअल फंक्शन पे। वर्चुअल मीन फंक्शन मस्ट बी ओवरराइड। वर्चुअल का मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन जो आपने पहले दिए हुए थे उसको आपने क्या करना है, ओवरराइड करना है। virtual function is a function in base class which is override in the drive class and which tell the compiler to perform late binding on this function। अब ये पूरी इसकी यहाँ पे आपको क्या बताई हुई है, वजाहत की हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं, लेट्स से कि मैंने अपनी जो बेस क्लास है उसमें एबीसी दिया हुआ है, लेकिन अब जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो ये लेट बाइंडिंग क्या करता है, उस एक्स वाई जेड को उस एबीसी के साथ ले जाकर बाइंड करता है, जोड़ता है, मिलाता है, बताता है कि एक्स वाई जी इस एक्स जो है ए के बराबर है, बी जो है आपके जेड वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जेड जो है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सी को। अब आपके कंपाइलर को बताएगा कि भाई हमने ये बाइंड कर दिया है, इसका मतलब जो हमारी जो पीछे बेस क्लास थी जब भी हम यूज कर रहे हैं एक्स वाई जी, इसमें x का मतलब वो है जो आपकी बेस क्लास में a का मतलब है, y का मतलब वो है या y वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो आपकी बेस क्लास में b कर रहा है, z वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो आपकी बेस क्लास में कौन कर रहा है, z कर रहा है। ये आपकी कहलाती है लेट बाइंडिंग। और ऐसे फंक्शन जो आप अपनी ड्राइव क्लास में देते हो वो कहलाते हैं वर्चुअल, क्योंकि हमने क्या किया होता है, पीछे वाले फंक्शन को एबीसी को ओवरराइड कर दिया होता है। अब वो एबीसी नहीं रहे, अब वो आपके एक्स वाई जेड हो गए। हमने उस एबीसी के ऊपर नए फंक्शन को तरजीह दे दी या नए फंक्शन को लाकर बिठा दिया। फिर प्योर वर्चुअल फंक्शंस कौन से होते हैं, द वर्चुअल फंक्शन दैट इज ओनली डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड इन द बेस क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन से होते हैं, वो फंक्शन जो कि बेस क्लास में डिक्लेयर तो किए जाते हैं कि भाई ये फंक्शन है, लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया जाता कि वो फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं, क्या उनका वर्किंग है, किस तरह से वो परफॉर्म हुए, ये नहीं बताया जाता। ये आपके पास प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं। फिर आता है आपके पास जनरल सिंटैक्स जो है वो आपके वर्चुअल फंक्शन होते हैं। वर्चुअल फंक्शन अंडरस्कोर नेम और brackets equals to 0. The class that contains pure virtual function exists only to act as base or parent class. प्योर वर्चुअल फंक्शन सिर्फ उसके अंदर होगा जो या तो एज अ बेस क्लास वर्क कर रहा होगा या फिर एज अ पेरेंट क्लास अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होगा। फिर आती है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या चीज होती है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, क्या मतलब है आपके इस एब्स्ट्रैक्ट का, जी कोई बताएगा क्या मतलब है आपके इस एब्स्ट्रैक्ट का। सर नो आइडिया। हर चीज में आखिर तो वैसे ही बोलोगे नो आइडिया, तो अब तो तुमसे मुझे तुमसे डर लगने लगा है। क्यों? क्या मतलब क्यों, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप कह रहे हो सर मुझे ये याद है आपने पढ़ाया है, एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट भी बताया है। एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब पूछ रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात नहीं हो रही, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की बात हो रही। सर एब्स्ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं ना, किसी चीज का खुलासा। पता है तो फिर क्यों कह रहे थे कि नहीं पता है, बताओ। सर यही है ना सर? मतलब यही है, बिल्कुल यही वाली बात है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि उसका मरकजी ख्याल निकाल लिया आपने किसी चीज का। जी ये सर। बताया था ना मैंने आपको, जी सर। याद है। तो
फिर क्यों कह रहे थे कि नहीं याद है या भूल गया? सर जहन में नहीं आ रहा था ना। ओ भाई, अगर तो मेरी जान सो रहे हो तो फिर जाग जाओ सब लोग। ऐसा नहीं सर, सो रहे नहीं है, मगर फिलहाल जहन में नहीं आ रहा था। एग्जाम पेपर में जब इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट का कुछ भी पूछा जाएगा तो वहाँ भी ये थोड़ी करोगे। चलो खैर है, कोशिश करो कि चीज़ें याद रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी, वैसे कहीं आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट मेंबर हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो सकता है। वहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ रहे भाई एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आपको कहोगे सर पढ़ा था और नहीं पता, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अभी जैसे मैंने बताया कि कोई मरकजी ख्याल या आपने सारी चीज़ों का कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो आपने निकाल लिया। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब भी यही है कि एक ऐसी क्लास जो कि मेन पार्ट या मरकजी ख्याल जो है वो निकाल ले। इस तरह की आपके पास एक जनरलाइज क्लास होगी। A class which contain the abstract keyword in its declaration is known as abstract class. वो क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज होता है, सिर्फ वही क्लास आपकी क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और मे नॉट दोनों कंडीशन है, हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता। कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट इज मेथड विदाउट बॉडी, पब्लिक वॉइड गेट। एब्स्ट्रैक्ट की जो क्लास होती है वो आपकी या यूजर की या जो आपका प्रोग्रामर है उसकी मर्जी पे होती है, वो चाहे या नहीं चाहे। अगर चाहता है तो एब्स्ट्रैक्ट के मेथड्स लिखे, अगर नहीं चाहता तो वो एब्स्ट्रैक्ट के मेथड ना लिखे, वो सिंपल पब्लिक वॉइड में गेट वगैरह लिखकर छोड़ सकता है, उसकी मर्जी। फिर सेकंड पॉइंट बताता है आपके पास, इफ बट इफ अ क्लास हैज एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन द क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अगर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी एक भी आपके पास मेथड एब्स्ट्रैक्ट का है, तो पूरी क्लास आपकी क्या कहलाएगी? एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। फिर if a class is declared abstract, it cannot be instated। और एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वापस से आपके पास स्टेटेड नहीं हो सकती। क्या मतलब है आपके पास इस स्टेटेड का? क्या मतलब होता है इस स्टेटेड का? स्टेटेड का मतलब होता है फॉल, एकदम से। सही है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जब कोई क्लास आपके पास एब्स्ट्रैक्ट बन गई है तो आप उसको एकदम से एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको आप थोड़ा सा रुकते हो या उसके ऊपर एकदम से वर्किंग नहीं करते, या वो क्लास एकदम से अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करती। To use an abstract class, you have to inherit it from another class. अगर आपको कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी है तो आप अपनी प्रोग्राम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसको दूसरी क्लास से इनहेरिट कराना पड़ेगा। प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन इट। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसको आप प्रोवाइड करो क्या? इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप प्रोवाइड करो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर। If you inherit an abstract class, you have to provide implementation to all the abstract method in it. अगर आप कहीं बाहर से एब्स्ट्रैक्ट क्लास मंगा रहे हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट के सारे मेथड उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसके अंदर यूज करने पड़ेंगे। प्रोग्राम भी हमारा, फिर आपके पास आता है इंटरफेस। क्या चीज होती है आपके पास इंटरफेस? एन इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप इन जावा। इंटरफेस क्या है? एक रेफरेंस होती है जावा के अंदर। इट इज सिमिलर टू क्लास, क्लास की तरह की होती है। It is a collection of abstract methods. A class implement an interface, thereby inheriting the abstract method of the interface.
इंटरफेस भी एक क्लास की तरह की चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्ट क्लास की तरह की प्रोग्रामिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक जगह पर सेव होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इनके दरमियान में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या दूसरी चीज़ों के तरह इनके दरमियान में इंटरफेस का मेथड डेवलप करते हैं, एक दूसरे के साथ इनको इंटरफेस करते हैं। Along with abstract method and interface may also contain constant, default method, static method and nested types. इसके अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, एंड सो और बाकी सारी चीज़ें आपके पास और नजर आ जाएंगी। फिर आगे बात इंटरफेस के अंदर यही तक था। अगर आपको इस इंटरफेस में से कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इंटरफेस में से कोई बात पूछनी है या इंटरफेस तक में से कोई बात पूछनी है? नो सर। किसी और को भी कोई बात नहीं पूछनी? जी राफे, आपने काफी लेट ज्वाइन करा है, खैरियत है? आप लोग क्लास में हो? सकलैन, राफे, मोहसिन, मोहसिन तो खैर है, राफे और सकलैन आप लोग क्लास में हो या बस लॉग इन करके साइड में हो गए हो? जी सर। कोई जवाब हो तो जवाब दो। सर नहीं। हाँ? पूछना है, अभी तक जो पढ़ा है उसकी कोई बात पूछनी है? सर ने को क्वेश्चन नहीं सर। राफे, आपका कोई क्वेश्चन है? वहाँ आया, उसने अटेंडेंस के लिए लॉग इन और चला गया। अच्छा खैर, फिर बात करते हैं अपनी दोबारा से। अभी तक जो आपने देखा वो आपके पास कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था चैप्टर नंबर 11 का। अब इसके बाद आपके पास कुछ थोड़े बहुत पार्ट रह गए हैं उसके थ्योरेटिकल। और जहाँ तक बात है आपकी इस प्रोग्रामिंग की, तो स्विच और नीचे आपके पास कुछ और पार्ट्स के बाद आपका जो सिंटैक्स वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा सी हैश का। तब इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जावा की चीज़ें देखेंगे, कुछ प्रोग्राम वगैरह देखेंगे अपने आगे वाली क्लासेस के अंदर भी। आज की जो क्लास है वो है आपका पार्ट जो है वो है सी हैश का, सॉरी सी हैश का जो है वो पार्ट है आपके पास स्विच का, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर। अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा न्यू वन में ये जो आपके पास स्विच की क्लास है ये भी आपके पास इन्हीं कंडीशन का पार्ट होती है। एक होता है इफ एल्स, एल्स इफ, और फिर आपके पास आता है क्या, स्विच। होता क्या है इन सारों के दरमियान, इफ की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही फंक्शन को, एक ही लॉजिक को देख रही होती है, और उसके बाद दोनों चांस होते हैं, या तो एग्जीक्यूट हो कोई आउटपुट उसमें से, या उसमें से कोई आउटपुट एग्जीक्यूट ना हो। ओके, आपकी ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर भी तकरीबन 9 मिनट बाकी है, तो थोड़ा जल्दी देखो। इफ के अंदर क्या होता है, इफ के अंदर होता है या तो आपकी कंडीशन ये वाली चलेगी या आपकी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, दो ही कंडीशन होती है। इफ एल्स में क्या होता है आपके पास, इफ एल्स में क्या होता है, या तो आपकी इफ की कमांड चलेगी या आपकी एल्स की कमांड चलेगी। यहाँ पे क्या है, अगर ये कमांड नहीं चली तो कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी कोई चीज प्रिंट नहीं होगी, आप इस लॉजिक से ही बाहर चले जाओगे। एल्स इफ में क्या होता है, दोनों में से कोई एक कमांड जरूर चलती है, या तो इफ की कमांड प्रिंट होगी या एल्स की कमांड प्रिंट होगी। इसमें एक ही कंडीशन होती है, आप एक ही कंडीशन देखते हो, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाली, नहीं तो एल्स वाली जरूर चलेगी। फिर इफ, एल्स इफ और एल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास दो कंडीशंस गिवन होती है।
अगर दोनों कंडीशन नहीं चली तो फिर आपकी तीसरी एल्स वाली कंडीशन जरूर चलती है। दोनों कंडीशन में क्या है, कंडीशन 1 के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, ये सिर्फ अपने आप को देखता है। कंडीशन 2 अपने आप को भी देखता है और कंडीशन 1 को भी देखता है। अगर कंडीशन 1 चलेगी तो कंडीशन 2 वाली या इफ जो एल्स इफ वाला पार्ट है वो नहीं रन होगा। तो कंडीशन 2 के ऊपर दो चीजें हैं, उसको खुद को भी देखना है और उसको ये भी देखना है कि कंडीशन 1 प्रूव हुई या नहीं। फिर इसके बाद आपके पास आता है स्विच। सही है, स्विच क्या करता है, अभी जो आपने देखा उसके अंदर आपके पास चॉइसेस कितनी थी कंडीशन की, या तो आपके पास एक चॉइस थी इफ में, इफ एल्स में आपके पास आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो आपके पास दो चॉइसेस है ट्रू और फॉल्स की। अगर ट्रू है तो ऊपर वाली, फॉल्स है तो नीचे एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। एल्स इफ एल्स इफ और एल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, आपके पास वहां पे तीन कंडीशन हो सकती है, या तो आप कंडीशन 1 चलाओ या आप कंडीशन 2 चलाओ या आप एल्स की कमांड चलाओ। स्विच के अंदर आप मल्टीपल या आप कहो कि आप एक से ज्यादा कंडीशंस दे सकते हो और आप अपनी मर्जी से उन कंडीशन को सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको कौन सी कंडीशन चलानी है। वाया आपको कंडीशन 1 चलानी है, आपको कंडीशन 2 चलानी है, कंडीशन 3 चलानी है। ये यूजर एंड पे ये चीज चली जाती है, यूजर ये बताता है कि उसको कौन सी कंडीशन चलानी है और फिर उसी कंडीशन के रिस्पेक्ट से उसकी वो वर्किंग वहां पर हो जाती है। यहाँ पे आप मोर देन वन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोस्टली जो केस वगैरह या स्विच का जो यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए। जब हम इस चीज को चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या होता है, एक से ज्यादा कंडीशन होती है। हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी, सब्ट्रैक्ट भी। तो उस सिचुएशन में हम स्विच का या केसेस का सहारा लेते हैं, या केसेस के थ्रू अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। अब इसका अंदर होता क्या है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो सिंटैक्स है, वो क्या है, आप लिखते हो स्विच और स्विच के आगे एक होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कह लो, वेरिएबल हो गया, कुछ भी हो सकता है। जब भी उस स्विच और उस वेरिएबल या उस एक्सप्रेशन को वर्क किया जाएगा तो वो इस स्विच की बॉडी का आ जाएगा। अब यहाँ दिए जाते हैं केस, केस एक्स, केस वाई और समटाइम्स एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। केस एक्स और केस वाई के अंदर क्या क्या है, अगर आप एक्स प्रेस करोगे तो आपका केस एक्स रन हो जाएगा, अगर आप वाई प्रेस करोगे तो आपका केस वाई रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने एक्स और वाई नहीं प्रेस करा, लेट्स से कि मैंने ए प्रेस कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो आखिरी वाला जो एरर मैसेज होता है, मोस्टली एरर मैसेज होता है, वो जनरेट होता है। जो से भी केस आपने सिलेक्ट करी, जैसे आपने वाई वाली सिलेक्ट करी, तो वाई वाली केस के ब्लॉक में जो भी चीज लिखी होगी, जो भी बॉडी में उसकी चीज लिखी होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम उसको कर देंगे ब्रेक। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख लोगे, एक ये है ब्रेक। दो चीजें यहाँ पे, एक है स्विच और दूसरा है ब्रेक। ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का काम होता है चीज को रोकना। चीज को रोकने से बात क्या है, अगर एक चीज चल रही है और आप अपने डिजायर पोजीशन तक पहुंच गए, जैसे ही आप अपने डिजायर पोजीशन पे पहुंचते हो, उसको परफॉर्म करते हो, उसके बाद आगे किसी दूसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, टाइम जाया करने वाली बात है। अब वहां से डायरेक्ट कहीं बाहर जंप कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग ब्रेक कमांड। अब दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। द स्विच एक्सप्रेशन इज एवलेटेड वर्क्स। एक दफा ही आपकी स्विच की एक्सप्रेशन को देखा जाएगा कि स्विच की एक्सप्रेशन बोल क्या रही है। ए छोटा है बी से, बी छोटा है ए से, ए इक्वल है, ए नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट है, एंड है, जो भी है, एक ही दफा से एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। वंस एक्सप्रेशन इज ट्रू, आपकी स्विच के बॉडी के अंदर आप आ जाओगे और उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या फंक्शन परफॉर्म करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आपने अगर डॉस वगैरह के ऊपर काम किया हो, यार चलो छोड़ दो डॉस को, डॉस में बहुत सारे लोग काम नहीं करते,
अगर आप कोई चीज डिलीट करते हो, सही है, आपने डिलीट किसी चीज को अभी क्लिक करके डिलीट का बटन करा, वो आपको क्या ऑप्शन देता है? कोई भी वर्ड की फाइल आपने क्लिक करा और उस पर आपने डिलीट का बटन प्रेस करा, तो वो आपको क्या ऑप्शन देगा? यस और नो। एग्जैक्टली, वो आपको दो ऑप्शन देता है। अब लेट्स से यस जो है वो आपका एक्स था और वाई नो जो था वो आपका कंडीशन वाई है। दो केस होते हैं, या तो केस एक्स होता है या केस वाई होता है। तीसरी कंडीशन में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो वो यस वाला कोड रन कर देगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो वो नो वाला कोड रन कर देगा। ये फंक्शन होता है स्विच का। एक ही दफा से एक्सप्रेशन चेक की जाती है, उसके बाद आप वापस से जाकर एक्सप्रेशन को चेक नहीं करते। The value of expression is compared with the value of each case. एक्सप्रेशन जो है वो उसको कंपेयर करा जाता है किससे? बाकी सारी कंडीशन से। इफ देयर इज अ मैच, अगर तो एक्सप्रेशन के अंदर कोई मैच आता है, द एसोसिएटेड ब्लॉक जो है, एसोसिएटेड ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा। अगर आपका जो ब्लॉक मैच नहीं होता तो फिर आपकी कोई भी चीज रन नहीं होती, आप डिफॉल्ट के पास चले जाते हो या आप उस स्विच से बाहर चले जाते हो। फिर फोर्थ पॉइंट आपको दे रहा है द ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि वो विल बी डिस्क्राइब लेटर, तो आपको नीचे जाके बताया जाएगा कि ब्रेक और डिफॉल्ट क्या है। अब इसी का आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जस्ट अ सेकंड। ये आपका एक पूरा कोड है इसका, केस का। हमने कहा कि INT डे इक्वल्स टू 4। अब जरूरी नहीं कि आप 4 ही लो, आप ये चीज बाहर यूजर एंड से भी ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि यूजर एंड से चीज को कैसे लिया जाता है। ओके, लेट्स 1 सेकंड है, आप 2 मिनट में ये मीटिंग दोबारा ज्वाइन करिएगा, फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके। ओके, 2 नहीं 1 मिनट में ज्वाइन करो ताकि हम इसको जल्दी से पढ़ के खत्म करें।